तो आज की जो हमारी क्लास है वो है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। हमारा जो टॉपिक है क्लास का व्हाट इज क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहली बात के क्रिप्टो एक करेंसी नहीं है, ठीक है। ये बात हमारे इधर के लोगों के जहन में बैठ गई, क्रिप्टो करेंसी क्योंकि ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो इस वजह से ये बात हमारे बंदों के इधर लोगों के जहन में बैठ गई कि क्रिप्टो एक करेंसी है। नो, क्रिप्टो इज नॉट अ करेंसी। ओके, क्रिप्टो इज मेथड ऑफ ट्रांसफर। ओके, मीन्स पैसे ट्रांसफर करने का या मनी को ट्रांसफर करने का एक मेथड है, एंड क्रिप्टो मनी है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी। आई हैव रिटन 5, जो है वो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, या फिर मैं इनको 5 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है क्रिप्टो को, कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। करेंसी एंड मनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। वर्चुअल करेंसी नहीं है, क्रिप्टो इज नॉट अ वर्चुअल करेंसी। ये बात अपने आप माइंड में रखें। क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो अगर करेंसी होता तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका अपने डॉलर के मुकाबले में किसी और करेंसी को आने देता? नहीं, पॉसिबली नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो की क्वालिटी है करेंसी। ओके, इसकी एक क्वालिटी है कि हम इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो उस पेमेंट वाली क्वालिटी की वजह से हम इसे करेंसी का नाम देते हैं। मीन्स इसकी एक क्वालिटी है। अगर हम इसे कहें कि ये परमानेंट करेंसी, नो, ये परमानेंट करेंसी नहीं है। इसकी एक क्वालिटी है कि हम इसको करेंसी बोलते हैं क्योंकि इसमें इसके थ्रू हम जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ये एक क्वालिटी है, एक टाइप की क्वालिटी है इसकी, इस वजह से हम इसे करेंसी कहते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट करेंसी। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि मनी और करेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपको ये बात तो स्टार्टिंग में क्लियर हो गई कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो की क्वालिटी है। रियल में क्रिप्टो ट्रांसफर मेथड है, ये टाइप का कोड है, मान लें एक टाइप का कोड है, ठीक है। अगर आप करेंसी करेंसी को अगर आप कहना चाहते हैं कि ये करेंसी है, तो ये करेंसी नहीं है, करेंसी इसकी क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी मीन्स हम इससे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन वे में, तो उस वजह से हम इसे करेंसी का भी नाम देते हैं, इसे हम करेंसी भी कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मनी एंड करेंसी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मनी एंड करेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। करेंसी देखिए, मान लें जो हमारा जो रुपीज है, पीकेआर, ठीक है, जो रुपी है ये करेंसी है, या फिर मान लें यहाँ पर डॉलर है अपना, या फिर जो है वो इंडियन जो रुपी है, ठीक है। तो ये सारी करेंसीज हैं। अब मैं आपको पीकेआर का आसान पाकिस्तानी करेंसी का एक मिसाल देता हूँ। मान लें जैसे 5,000 का नोट अभी चल रहा है, ठीक है। 5,000 का नोट अभी चल रहा है। अगर क्या हो, कल हुकूमत कह दे कि हमने 5,000 के नोट को बैन कर दिया, तो जिन लोगों के पास भी 5,000 का नोट था तो वो गया ना। तो मीन्स जो ये 5,000 का नोट है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जो करेंसी है वो अपनी कोई भी वैल्यू नहीं रखती, गवर्नमेंट की मर्जी के थ्रू चलती है। गवर्नमेंट इसे खुद जो है वो गवर्न करती है, इसको इसका कंट्रोल पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट ने अगर बैन कर दी तो करेंसी बैन हो गई। अगर आपके पास मान लें 5,000 के, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप सबके पास 5-5 हजार के नोट पड़े हो, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अगर कल गवर्नमेंट बोल दे कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी 5,000 का नोट नहीं चलेगा, 5,000 का नोट बैन है, तो आपके आपके तो सारे पैसे गए ना, बेड़ा गर्क हो गया। तो जो करेंसी है उसकी कोई भी अपनी जो वैल्यू होती है वो नहीं होती। मनी क्या है, मनी की अपनी वैल्यू होती है। मान लें गोल्ड, गोल्ड का आप एक कॉइन ले लें, ठीक है, गोल्ड का कॉइन ले लें, या फिर आप सिल्वर का कॉइन लें। जैसे पहले जमाने में सिल्वर एंड गोल्ड के कॉइन हुआ करते थे, तो सिल्वर और गोल्ड के जैसे कॉइन है, आप इनको मान लें। अगर आपके घर में आपके पास गोल्ड के कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास गोल्ड के कॉइन्स पड़े हुए हैं तो क्या हुकूमत तो उसको कुछ भी नहीं कर सकती ना। गोल्ड गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, मींस अपनी एक वैल्यू है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता, इसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा, या ये किसी के भी हाथ में नहीं है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता, इसकी एक अपनी वैल्यू है। अगर आपके पास है तो गवर्नमेंट चाहे भी तो गोल्ड को बैन नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी एक अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो इस वजह से जो मनी है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, एक टाइप से उसकी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। मनी की अपनी एक वैल्यू होती है, मगर करेंसी की कोई भी वैल्यू नहीं होती, अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती, याद रखें ये बात, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आया कि मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है। अब सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में डिफरेंस ये है कि सेंट्रलाइज, पहले तो हम डिसेंट्रलाइज को समझ सेंट्रलाइज को समझ लेते हैं पहले तो हम, तो सेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज मीन ऐसे कि अगर हम कोई भी जो किसी को पैसे देते हैं, या फिर जो है वो हम कोई भी किसी भी कहाँ पर भी अमाउंट को डिपॉजिट कराते हैं, तो सेंट्रलाइज करेंसी में ऐसे कि वो बैंक्स के थ्रू होता है, ठीक है। अगर हम किसी को पैसे भेज रहे हैं, मान लें हमने किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसे सेंड कर रहे हैं, तो वो बैंक्स के थ्रू जो है वो पैसे सेंड होंगे, ठीक है। मीन्स एक थर्ड पार्टी बीच में बैठा है, ठीक है। डीएनए में से और वो मिसाल हले पयो चाह कुछ नहीं समझे। सो मीन्स जो बीच में एक थर्ड पार्टी बैठा होता है, ठीक है, मीन्स उसमें कोई कोई ना कोई बीच में थर्ड पार्टी जो पैसे पैसे वैसे मैंने आपको बताया कि पैसे को गवर्न कर रही होती है गवर्नमेंट, ठीक है, कंट्रोल कर रही होती है गवर्नमेंट।
तो उस वजह से थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट है वो हर ट्रांजेक्शन के बीच में बैठा रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट हर ट्रांजेक्शन के बीच में बैठी रहती है थर्ड पार्टी। मगर डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइज में कोई भी बीच में थर्ड पार्टी नहीं है। आप खुद अपने पैसों के मालिक आप खुद हो, ठीक है। जैसे मान लें बिटकॉइन, ठीक है, जो बिटकॉइन है जो उसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू है, अपनी वैल्यू है। उससे आप मतलब अगर आपके पास बिटकॉइन है तो उसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं। अगर आपको बिटकॉइन किसी को सेंड करना है तो उसमें आपको किसी के साइन की, किसी के जो है वो मीन्स उसके इजाजत की, किसी भी चीज की आप जरूरत नहीं है, आपको सेंड करना है, आप जस्ट मोबाइल क्लिक करेंगे उसको सेंड हो जाएगा, ठीक है। मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं वो थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है, तो इसे हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और इसकी आप अपनी वैल्यू है, ठीक है, इसकी एक अपनी वैल्यू है। ये पूरी दुनिया में मान लें बिटकॉइन अगर आपके पास है, आप पूरी दुनिया में किसी को भी बेच सकते हो। मगर आप अगर 5,000 रुपए का जो नोट है पीकेआर का, अगर आप वो अमेरिका में लेकर और उससे उससे कोई चीज खरीदना चाहो तो आप नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, उससे आप खरीद नहीं सकते। और अगर कोई हुकूमत चाहे भी, और अगर चाहे कि हम बिटकॉइन को बैन करें तो अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर ली है और अब वो बैन वगैरह नहीं हो सकता। जैसे गोल्ड की मान लें एक वैल्यू है, तो अब बिटकॉइन की भी इसी तरीके से एक वैल्यू बन चुकी है। और बिटकॉइन और बैंक्स में यही लफड़ा जो है वो चलता रहता है कि जो बैंक्स होती हैं वो उनको बिटकॉइन क्यों अच्छा नहीं लगता। अगर बिटकॉइन का सिस्टम है या फिर क्रिप्टो का सिस्टम, क्रिप्टो से उन्हें क्यों नफरत है। अगर क्रिप्टो का सिस्टम पूरी दुनिया में जो है वो राइज हो गया तो ये होगा कि जो बैंक का धंधा है वो बंद हो जाएगा। बैंक्स में कोई पैसे डिपॉजिट ही नहीं कराएगा, हर कोई अपने ट्रांजेक्शन का मालिक खुद होगा, हर कोई अपने पैसों का मैनेजर खुद बना रहेगा, तो बैंक्स का धंधा बंद हो जाएगा। इस वजह से बैंक्स हैं या फिर गवर्नमेंट है, और हाँ वो टैक्सेस वगैरह भी कुछ भी नहीं होता बिटकॉइन वगैरह पे, तो सेंड करने का या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ वो एक्सचेंज का कमीशन होता है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। अगर आप किसी को अपने वॉलेट से भेजते हो तो फिर उसमें भी जो है वो कमीशन वगैरह कुछ भी कट नहीं होता। तो मीन्स आप अपने पैसों के मालिक खुद बन गए, तो बैंक्स कभी नहीं चाहेंगी कि आप अपने पैसों के मालिक खुद बनो, ठीक है उनका, क्योंकि अपना धंधा बंद हो जाएगा। वो बैंक्स क्या करती हैं, अगर आप बैंक्स में पैसे डलवाते हैं, बैंक्स का सिस्टम किस तरीके से चलता है मैं आपको बताऊं। बैंक्स में आपने पैसे डलवाए, मान लें लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो अब आप एक ही बार में 1 लाख रुपए जो है वो विड्रा नहीं करा पाओगे। अगर आप मान लें किसी एटीएम मशीन पे जाते हो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप टोटल अमाउंट नहीं निकाल सकते, अपनी टोटल अमाउंट नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो जो है वो एटीएम मशीन है या फिर बंदा आपको कहेगा कि नहीं भाई, ये जो है वो आपका कट जो है वो कंप्लीट पैसा आप नहीं निकाल सकते, और जो है वो इसकी एक लिमिट रखी हुई है। तो ये जो है एक सिस्टम है उनका, वो क्या करते हैं, आपके पैसे से दूसरे बंदों को लोन देते हैं, लोन के ऊपर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, सूद पे पैसे देते हैं और उनको जो ऊपर से इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक अपना पैसा जो है वो उससे बिजनेस करती है, अपना कमाती है, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट जो उनका सिस्टम चलता है और आपको आपका पैसा जो है वो वापस देते हैं। मगर आपको उसी टाइम आपका पूरा पूरा पैसा नहीं देंगे, पैसा भी आपका, ठीक है, पैसा पैसा भी आपका ये, मगर फिर भी वो आपको आपका पूरा पैसा नहीं निकालने देंगे, क्योंकि उनके पास होगा ही नहीं। वो जस्ट सिर्फ लिखा हुआ है उधर, ठीक है, एटीएम पे या कहाँ भी, या फिर उस लेजर में जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, मगर रियल में वो 1 लाख रुपए वहां पर नहीं होते, वो सिर्फ आपको दिख रहा होता है। रियल में 50,000, 10,000 जितनी लिमिट उन्होंने रखी हुई होती है आपके एटीएम पे, या फिर आपके जो चेक पे जो अपने पैसे जो विड्रा कराते हैं उस पे, वो जस्ट सिंपल वो लिमिट जितने पैसे आपके अकाउंट में होते हैं, जो दूसरे पैसे होते हैं वो बैंक किसी को लोन देती है, और जब उस लोन से जो है वो इंटरेस्ट वगैरह आने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद वो आपके अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं, ठीक है। बैंक्स में अगर आपको पता है, अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर पैसे वगैरह निकालते हो, तो आपको ये टर्म्स एंड जो है वो रूल्स उनके पता होंगे कि आप कंप्लीट अमाउंट को आप जो है वो नहीं निकाल सकते। मगर क्रिप्टो में ऐसा नहीं, आपकी जो कंप्लीट अमाउंट है आपकी मर्जी, जब निकालो आपकी मर्जी जब डालो। तो उसकी एक अपनी वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, पूरी दुनिया में हो चुकी है। अब उस वैल्यू को कोई भी नहीं गिरा सकता, ठीक है, ये गिरने वाले नहीं। हाँ ऐसा होता है कि जो है वो जो छोटे कॉइन्स हैं, ठीक है, बिटकॉइन या इथेरियम में तो अब बड़े कॉइन, बहुत बड़े कॉइन्स हो चुके हैं, मगर जो छोटे कॉइन्स हैं जिस तरीके से अपना कार्डिनो है, या फिर उसके अलावा सोलाना है, टेना पे, ये जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं, इनमें जब कोई बड़ा प्लेयर आता है, कोई बिग बुल आता है, ठीक है, तो वो जो है वो मार्केट को मूव कर देता है, क्योंकि उसको वो जो बड़ी अमाउंट लेकर आता है, ठीक है, वो बड़ी अमाउंट लेकर आता है, तो उस वजह से जो है वो क्रिप्टो मार्केट को वो अपनी मर्जी से जो है वो मूव करा पाता है। मगर जब ये क्रिप्टो मार्केट बड़ी बन जाएगी तो इसको कोई भी मूव नहीं करा पाएगा, ये अपने मर्जी से जहां जिस तरीके से जो है वो हमारी करेंसी फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, जैसे डॉलर या पीकेआर का रेट्स अब खुद एक दूसरे में फ्लक्चुएट करते हैं, तो इस तरीके से खुद ब खुद फ्लक्चुएट करेगी। मगर जो छोटे कॉइन्स हैं अभी उनको जो है वो मैनिपुलेट थोड़ा बहुत करा जा रहा है। उसके बाद फेट करेंसी, फेट मीन्स फेक, ठीक है, फेट का मतलब क्या है, फेक, फेट मीन्स फेक, मीन्स फेक करेंसी। अब ये फेक करेंसी कौन सी है, ये करेंसी जो हम अपने उसकी बात करें,
करेंसी जो हमारी है, मान लें डॉलर है, PKR, INR, ये जो सारी करेंसीज हैं फेक करेंसीज हैं। फेक करेंसी क्यों है? जो पहले जमाने में क्या होता था कि आज से अगर मैं आपको 30 साल या 40 साल पीछे की बात बताऊं, तो जो करेंसी है, जो कोई एक कंट्री है, मान लें पाकिस्तान एक कंट्री है, तो वो उतने ही नोट छाप सकती थी जितने उसके पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, जितने उसके पास गोल्ड रिजर्व्स होंगे, मींस जितना उसके पास गोल्ड होगा, उस गोल्ड की वैल्यू जितनी वो करेंसी जो है वो प्रिंट कर पाते थे, उतने ही पैसे छाप पाते थे। ठीक है, उससे ज्यादा वो पैसे प्रिंट नहीं कर सकते थे। अगर वो पैसे उससे ज्यादा जो है वो प्रिंट करें, तो उनको जो है वो जो वर्ल्ड बैंक है उनको हिसाब किताब उनको देना पड़ता था। तो वो उनके एक पीछे एसेट होता था, मीन्स उस पैसे के पीछे कोई ना कोई चीज होती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। अब जिस मुल्क की मर्जी, जिस कंट्री की मर्जी, वो जितना पैसा छापे। मीन्स जो हमारी करेंसी है, इसके पीछे कोई भी गोल्ड रिजर्व्स या फिर सिल्वर रिजर्व्स नहीं है। ठीक है, पहले जमाने में ऐसा होता था, मगर अब नहीं है। अब इसके पीछे कोई भी हमारी करेंसी के पीछे कोई भी गोल्ड रिजर्व्स वगैरह नहीं है। जिस जो है वो कंट्री को जितना आता है उतना पैसा छाप लेता है। ठीक है, मगर इसमें होता क्या है कि जितना ज्यादा पैसा वो कंट्री छापेगी, उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। मीन्स क्यों? क्योंकि पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, तो उस वजह से जो है वो पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको वैसे भी पता है। जैसे अभी चाइना में जो है वो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि जो है वो उन्होंने कुछ ज्यादा जो है वो नोट्स प्रिंट किए, और उस वजह से चाइना की जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई। और उसकी वैल्यू कम होने की वजह से सिर्फ चाइना को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी वैल्यू कम होने की वजह से जो US के स्टॉक्स वगैरह हैं उन पे बहुत जो है वो बुरा असर पड़ा था। तो इस वजह से अगर कोई कंट्री ज्यादा नोट छापती भी है, ठीक है, तो उससे उसकी जो वैल्यू है उसके पैसों की, उसकी करेंसी की, वो कम होती जाती है। ठीक है, अभी पाकिस्तान जो है वो ज्यादा नोट्स छाप रहे थे, तो उसमें हो क्या रहा था कि कुछ नोट्स जो है वो उनकी स्मगलिंग वगैरह हो रही थी डिफरेंट कंट्रीज में। आपको पता है, अभी मैं यहाँ पर जो है वो क्या बताऊँ आपको, आपको पता है अगर आप न्यूज वगैरह से फेमिलियर रहते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि जो है वो दिन ब दिन हमारे करेंसी PKR की वैल्यू कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, कम होती जा रही है। US डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। 300, 350, 375 तक भी जो है वो चला गया था एक डॉलर के मुकाबले में हमारा जो है हमारी जो है करेंसी। मगर अब क्या हुआ कि उन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट में जब करेंसी को छापना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारी करेंसी है वो फिर से थोड़ी बहुत जो है वो स्टेबल हो गई है। तो फेक करेंसी का मतलब क्या? फेक करेंसी, फेक करेंसी मीन उसके पीछे कोई भी एसेट नहीं, कोई भी एसेट नहीं। ठीक है, तो पहले जमाने में होता था, एसेट्स वगैरह होते थे, मगर अब जो है वो नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, उसको पीछे जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस अगर गवर्नमेंट ने कभी भी कह दिया कि बैन, तो बैन, हाँ जो है वो चलने दो तो चलने दो। तो उस वजह से अगर आपने वो मूवी अपना जो है वो मनी ईस्ट मूवी देखी है, अगर आप में से किसी ने भी मनी ईस्ट मूवी देखी है, तो आपको वहां पर पता होगा कि जब स्पेन की बैंक में जो है वो चोरी करने जाते हैं, तो बैंक में सोने के, गोल्ड के रिजर्व्स पड़े होते हैं, वहां पर गोल्ड जो है वो इसमें सिल्ले की टाइप में पड़ा होता है वहां पर। तो जितना उस बैंक के पास गोल्ड था, उसके मुताबिक ही वो पैसे जो है वो बना सकते थे, प्रिंट कर सकते थे। मगर अब ये नहीं है रूल, अब खत्म हो गया। अब जिसको जितना आता है उतना प्रिंट करता है, मगर हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट रखी हुई है, इस वजह से कि जैसे उस करेंसी की वैल्यू कम ना हो। तो फेट करेंसी का, यहाँ जो फेक हमारी करेंसी है, इसका ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये बिटकॉइन का, क्रिप्टो का नुकसान है, ये हमारी फेक करेंसी का नुकसान है। अगर ये जो है वो खत्म हो जाए फिएट करेंसी, और जो अगर क्रिप्टो आ जाए, तो क्रिप्टो की एक अपनी वैल्यू है। और क्रिप्टो को मींस इस तरीके से कि जितना छापो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में इस तरीके से नहीं है, क्रिप्टो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, क्रिप्टो की माइनिंग होती है, एंड क्रिप्टो लिमिटेड अमाउंट में है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। उस फिएट करेंसी को तो हमने समझ लिया, जितना छापो आपकी मर्जी छापते जाओ। क्रिप्टो में ऐसा नहीं। क्रिप्टो के जो भी कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है मान लें, बिटकॉइन लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में। मगर वो क्या हो रहा है कि सर्कुलेट हो रहा है, कि देखिए मैंने खरीदा आज, फिर मैंने कल आपको बेच दिया, आपने किसी और को बेच दिया, किसी और ने किसी और को बेच दिया। तो इस वजह से वो जो एक चक्कर घूम रहा है, एक सर्कुलेट हो रही है एक ही जगह पर करेंसी, एक ही जगह पर वो जो कॉइन्स हैं सर्कुलेट हो रहे हैं, क्रिप्टो एक ही जगह पर सर्कुलेट हो रही है। तो उस वजह से जो है वो आगे पीछे चलता रहता है। मगर क्रिप्टो की जो है वो जितना आपकी मर्जी, जितना जो है वो छापें, तो इस तरीके से नहीं है। क्रिप्टो लिमिटेड अमाउंट में इसकी माइनिंग होती है, जिस तरीके से गोल्ड की माइनिंग होती है कानों में, गोल्ड के कानों में, या गोल्ड के रिजर्व्स में जिस तरीके से गोल्ड की माइनिंग होती है, इसी तरीके से क्रिप्टो की माइनिंग होती है। क्रिप्टो की माइनिंग किस तरीके से की जाती है? क्रिप्टो माइनर्स होते हैं, ठीक है, उनके अपने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, पीसीज होते हैं, उनमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आप क्रिप्टो की माइनिंग कर सकते हो। मगर क्रिप्टो की माइनिंग ऐसे किसी को भी करने की इजाजत नहीं है, कुछ ही जो है वो माइनर्स हैं जो क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं। हाँ, आप अपना जो, अगर आपके पास मान लें PC है, आप उसमें जो है वो
CG माइनर या दूसरी बहुत सारी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं, उनको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप क्रिप्टो माइनिंग करेंगे। मगर वो जब क्रिप्टो माइनिंग करेंगे तो वो आपकी क्रिप्टो नहीं होगी, उस क्रिप्टो को आप बेचने जो है वो मार्केट में लाएंगे। जैसे आप उसको मार्केट में लाएंगे, उसके बाद मिलन था डार्क वेब मिलन था सस्ते मैं, नहीं नहीं नहीं, वो खत्म हो गए, वो सारा सिस्टम डार्क वेब वार्क वेब वाला खत्म हो गया, अब नहीं चल रहा। अब लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, वो जो आपको सस्ते में बेच रहे हैं, जो सस्ते में बेच रहे हैं वो आप जब मार्केट में लाओगे, मार्केट में लाने के बाद वो जो है वो फिर से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से ना क्रिप्टो की सप्लाई कभी कभी बढ़ती है या कम हो जाती है, तो वो इस वजह से होती है कि कोई एक ही बंदा ज्यादा अमाउंट में क्रिप्टो, मान ले मैंने बिटकॉइन खरीदा और मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीदना शुरू कर लिया बिटकॉइन को, बहुत ज्यादा, जैसे एलोन मस्क है, तो उसने एक बार ऐसा किया था कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, तकरीबन तकरीबन जो है वो 30% से भी ज्यादा जो बिटकॉइंस हैं उनको खरीद लिया था खुद। और उसके बाद जब उसने वो सारे के सारे कॉइन्स को सेल किया आके मार्केट में, तो मार्केट की जो है वो वैल्यू कम हो गई या फिर उसकी जो है प्राइस नीचे गिरने लग गई। तो इस तरीके से जो है वो सर्कुलेशन होती है। अब बाकी जो ये सिस्टम्स वगैरह हैं कि अब मैं वो आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद डिजिटल एंड फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी कौन सी है? फिजिकल करेंसी जो हमारे PKR INR ये सारी चीजें, ये फिजिकल करेंसी है। डिजिटल करेंसी एंड फिजिकल करेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और फिजिकल करेंसी के नुकसान आते हैं, डिजिटल करेंसी के कम नुकसान आते हैं उसके मुकाबले में। मान लें फिजिकल करेंसी आपके पास हाथ में 50,000 रुपए की एक घटी है, ठीक है, मान लें। अब वो आपसे कोई छीन भी सकता है, छीन सकता है। अगर आपने वो मशहूर जो किस्सा भी बताते हैं कि एक बंदे के पास जो है वो मिल्कियत थी, एक बहुत सारा पैसा था, उसने क्या करा कि उसको अपने जो है वो उसमें एक लॉकर था, उस लॉकर में जो है वो रख लिया, उस करंट, तो उस पैसे को रख लिया, ठीक है। तो उस लॉकर में कुछ सालों के बाद, 4-5 सालों के बाद उसने उस लॉकर को खोला, तो देखा कि उसके पीछे से कोई लॉकर लॉकर के पीछे से एक सुराख था, वहां से एक चूहा घुस के अंदर, उस चूहे ने सारे करेंसी को जो है वो काट काट के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मीन्स फिजिकल करेंसी थी, उसका ये नुकसान हुआ कि उस एक चूहा आकर उसकी सारी करेंसी का जो है वो मेला मेट करके चला गया। तो ये जो है वो नुकसान आते हैं, आपसे कोई छीन सकता है, आपसे कोई लड़ाई वगैरह में ये वो, तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज हैं फिजिकल करेंसीज के, ठीक है। जल सकता है, आग लगी तो जल गया। मगर डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं, डिजिटल करेंसी में जस्ट आपको एक पासवर्ड मिलता है, आपको जस्ट वो पासवर्ड याद रखना होता है। अगर आपको वो पासवर्ड याद रहा तो आपकी डिजिटल करेंसी आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मगर अब कहते हैं कि अब मान लें कोई बंदा कहता है कि हमारा क्रिप्टो जो है वो अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया। क्रिप्टो अकाउंट्स कभी हैक नहीं होते, ये बात याद रखें। कोई भी दुनिया में ऐसा आज तक ऐसा कोई भी हैकर नहीं बना जो किसी का क्रिप्टो कॉइन हैक कर सकते हैं, हैक कर सके या क्रिप्टो वॉलेट हैक कर सके, ये पॉसिबल ही नहीं। आज तक कोई भी हैकर नहीं जो किसी का क्रिप्टो वॉलेट हैक कर सके, ठीक है। कोई भी हैकर नहीं कर सकता ऐसा। क्रिप्टो वॉलेट में जस्ट आपको जो है वो कुछ कोड मिलते हैं, ठीक है, आपको वो कोड्स याद रखने होते हैं। आपको कोड्स जैसे ही वो याद रहेंगे तो आप किसी भी कंट्री में, किसी भी दुनिया के कोने में जाकर, यूनिवर्स में भी जाकर आप उस कोड्स को लगाकर अपनी डिजिटल करेंसी को निकाल सकते हो, ठीक है। मगर याद रहे, अगर आपने वो कोड्स किसी को बताए तो वो आपका, वो जो है वो उस क्रिप्टो का या डिजिटल करेंसी का या डिजिटल जो हमारी कॉइन्स हैं उनका जो कसूर है वो आपका कसूर है, क्योंकि आपने उस कोड को सिक्योर नहीं करा। अगर आप उस कोड को अपने पास सिक्योर कर लेते हैं तो आपसे कोई भी डिजिटल करेंसी नहीं छीन सकता, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो करेंसी का जो बैकबोन है वो ब्लैक ब्लैक जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बैकबोन ऑफ क्रिप्टोस, ठीक है, बैकबोन है, ये जो है वो बैकबोन है क्रिप्टो की। क्रिप्टो की बैकबोन किस तरीके से, अब मैं आपको बताऊं कि जो ब्लॉकचेन एक देखें, एक चीज होती है लेजर, ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे करके आपको क्लियर कराता हूँ। एक जो है वो चीज होती है लेजर। अब लेजर क्या है? लेजर है बैंक्स में जब हम अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या फिर अपना अमाउंट विड्रा करते हैं, तो वहां पर एक बुक्स होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वहां पर एक बुक्स होती हैं, उन बुक्स में एंट्री करी जाती है। उन जो है वो डिपॉजिट या जो आप अपना अमाउंट विड्रा करते हो उसकी एंट्री करी जाती है, ठीक है। एंट्री फिर वो बुक में हो या फिर अगर वो किसी PC में हो रही हो तो फिर भी आप जो है वहां पर एंट्री करी जाती है आपके अमाउंट की, जो आप अमाउंट निकालते हो या उसमें जो है वो डिपॉजिट करते हो, विड्रा करते हो, तो वहां पर एंट्री करी जाती है। अगर उस एंट्री में इशू हुआ तो मीन्स बहुत बड़ा जो है वो झंझट बन जाता है, जो स्कैम 1992 का हुआ था इंडिया में। अगर आप आपसे किसी ने भी, आप में से जो है वो हर्षित मेहता की मूवी देखी हुई है, तो उसमें भी देखें ऐसा होता था कि जो वहां पर जो लेजर था उसमें एक बंदा जाके चेंज कर देता, बस सिर्फ एक जीरो बढ़ा देता था, 50 करोड़ से बन गए 500 करोड़, 500 करोड़ की बैंक से चोरी होती थी, और इस वजह से बैंक को नहीं बल्कि पूरे के पूरे गवर्नमेंट को इतना नुकसान होता था, इतना नुकसान होता था जिसकी वो भरपाई उनको करने में सालों लग जाते थे। ये सिर्फ हर्षित मेहता का किस्सा नहीं, बल्कि
बहुत ज्यादा बैंक्स में इस तरीके से इशू हुए हैं कि लेजर में सिर्फ जो है वो एक नंबर आगे पीछे हो गया, और जो है वो पूरे के पूरी कंट्री का बेड़ा गर्क। तो लेजर में ये इशू होता है, मगर लेजर मीन्स चेंज हो सकता है, जो हमारे बैंक्स में जो लेजर्स होते हैं यूज, वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मगर अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो है उसमें अगर आप क्रिप्टो को डिपॉजिट या विड्रा करते हो, ठीक है, डालते हो या फिर निकालते हो क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह को, तो उसमें जो लेजर होता है जहां पर आपके लेजर की एंट्री होती है कि आपने क्रिप्टो कितनी बाय की कितनी निकाली, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। इम्पॉसिबल। क्यों तब्दीली क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वहां पर बॉक्सेस बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, बॉक्सेस बने हुए होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उन बॉक्सेस को लेजर मान लें आप, वो लेजर्स हैं। मान लें अगर आपने डिपॉजिट किया, ये माने आपने आपने डिपॉजिट किया, तो वो सिर्फ आपके लेजर में नहीं बल्कि दूसरे सारे के सारे जो भी जहां से भी वो कॉइन घूम फिर के जो है वो आपके पास आया, उन सारे के सारे लेजर्स में जो है वो एंट्री हो जाती है। अगर मान लें किसी बंदे ने या फिर आपने अपने लेजर में जो है वो चेंज वगैरह करा, तो इन दूसरे लेजर्स में चेंज वो नहीं होगा। तो उस वजह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें लेजर में कभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं आती, और उस चेंजिंग ना आने की वजह से कभी भी कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता क्रिप्टो में। इस वजह से कोई भी फ्रॉड बंदा नहीं कर पाता, किसी भी तरीके से कोई भी फ्रॉड नहीं होता, ना फिर जो है वो कोई करप्शन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती क्रिप्टो के थ्रू, ठीक है। क्रिप्टो के थ्रू कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये बंदों की फजूल बातें कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या फिर जो है वो क्रिप्टो के थ्रू जो है वो फेक जो है वो बंदे जो है वो डार्क वेब पे जाकर जो है वो करते हैं, अपना क्रिप्टो कॉइन्स जो है बिटकॉइंस देते हैं, बिटकॉइंस में जो है उसके बाद जो है वो डीलिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो एक अफवाहें जो फैलाई गई हैं हुकूमत की तरफ से कि जैसे क्रिप्टो वगैरह को ना चलाया जाए, सिर्फ अफवाहें फैलाई गई हैं। मगर जो क्रिप्टो है वो उससे भी ज्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि इसमें हर लेजर में जो है वो एंट्री हो जाती है, और इसे ट्रेस करना और भी ज्यादा आसान हो चुका है, और उससे ज्यादा इससे ट्रेस करना आसान है। उसके लेजर में जो है वो हो सकता है इशू, मगर इसके लेजर में इशू नहीं होगा, तो इस वजह से ये और भी ज्यादा आसान है, ट्रेस वगैरह करने में आसान है। ये जो बंदे बोलते हैं नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये उन खुद की जो है वो पागल है, उनको पता नहीं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ तक कि जो इंडिया के जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने तो कहा था कि क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है वो हर कंट्री को खुद अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंट्री ने अडॉप्ट कर ली तो कभी भी जो है उस कंट्री में करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि लेजर्स में चेंजिंग जो करप्शन होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, किस तरीके से होती है? लेजर्स में चेंजिंग वगैरह करते हैं, और उसके बाद लेजर्स में चेंजिंग, मान लें किसी बैंक में $500 500 जो है वो करोड़ या 500 जो है मिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर्स आ गए, और उसके बाद उस लेजर्स में उन्होंने 50 बिलियन डॉलर दिखा दिए, तो वो दूसरे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग इस तरीके से जो है वो कर देते हैं। मगर इसमें जब कोई लेजर में तब्दीली नहीं आती तो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होगी? होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस वजह से जो ईरान की गवर्नमेंट है, ठीक है, ईरान की, रशिया की, जापान, चाइना, इन सारी जो यूएसए, इन सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने जो है वो क्रिप्टो को जो है वो बोल दिया है कि आप जो है क्रिप्टो का जो है कर सकते हैं, और जो है वो डिपॉजिट वो ये सारा जो है क्रिप्टो को उन्होंने इजाजत दे दी है। पहले नहीं दी, अब दे दी है इजाजत वगैरह। ईरान ने तो, ईरान के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर आपको दुनिया से सूदी निज़ाम को, जो ये यहूदियों का निज़ाम बना हुआ है, ज्यूज का निज़ाम बना हुआ है, बैंक्स ज्यूज का निज़ाम है ये, रोथशाइल्ड वगैरह जो जिन्होंने बैंक्स वगैरह क्रिएट करी थी वो कौन थे? ज्यूज थे ना। ये ज्यूज का निज़ाम जो बना हुआ है उसे तोड़ने का वाहिद में वाहिद रास्ता क्रिप्टो है। अगर हम सब के सब क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये ज्यूज का जो निज़ाम है, बैंकिंग निज़ाम पूरा का पूरा, जिसकी हेल्प से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यूएस के पास क्या है? वो उसके पास जो है वो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, और उन इंटरनेशनल बैंक्स पे से पूरी दुनिया की करेंसीज को कंट्रोल करा है, जिसकी जब उनको आता है किसी करेंसी को गिरा देते हैं, जब आता है किसी करेंसी को ऊपर बढ़ा देते हैं। तो वो ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमें इस ज्यूज के निज़ाम को खत्म करना है तो हमें क्रिप्टो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो क्रिप्टो के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्रिप्टो का आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल फिजिकल करेंसी में कौन सा डिफरेंस है, फैट करेंसी में कौन सा डिफरेंस है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज मनी है। अब यहाँ पर एक इशू आता है इस्लामिक, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपसे देखें, मैं आपको इतना चाहता हूँ कि समझा लूँ कि अगर आपसे कोई सवाल करे आप उसको रिप्लाई कर सको। अब डिजिटल करेंसी, ठीक है, मैं डायरेक्ट कंप्लीट डिजिटल करेंसी में बात करता हूँ। अब जो ज्यादातर जो बुद्धू बंदे हैं, पागल बंदे, वो ये सवाल करते हैं कि यार जो डिजिटल करेंसी उसकी कोई हिस्सी सूरत मौजूद नहीं, इसी मीन फिजिकली आपके हाथ में नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे उठा नहीं सकते, ठीक है, आप उसे मतलब छू नहीं सकते। मान लें देखिए आपके पास अगर पैसे हैं पीकेआर में या फिर जो है वो डॉलर में, तो आप उनको छू सकते हो, आप उठा सकते हो। मगर जो मान लें बिटकॉइन है, तो उसको तो आप छू नहीं सकते, वो हाथ में तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी है। तो मीन्स उसकी हिस्सी जो है वो वजूद नहीं है, तो इस वजह से जो है वो ये हलाल नहीं है। तो हिस्सी वजूद की अगर आप बात करते हैं, तो क्या इंटरनेट का ऐसी वजूद है? नहीं है। यूट्यूब जो आप देख रहे हो अभी, जो आप हम लाइव एक दूसरे से बात करें, क्या इसका ऐसी वजूद है?
नहीं है इसका ऐसी वजूद। ठीक है, अगर आप मोबाइल में बैलेंस डलवाते हो तो क्या बैलेंस का ऐसी वजूद है? नहीं है। तो फिर तो ये सारी चीजें भी हराम हो गई ना, फिर तो ये सारी चीजें भी हराम हो गई। आप इजी पैसा में पैसे डलवाते हो, इजी पैसा में जो आपके पैसे पड़े हैं उनका ऐसी वजूद है क्या? नहीं है उसका भी ऐसी वजूद। ठीक है, तो ये फिर या तो इन सारी इंटरनेट को, पूरे के पूरे इंटरनेट को ही आप हराम कह दें। अगर आप डिजिटल करेंसी को हराम कहते हैं तो पूरे इंटरनेट को हराम कहें। अगर आप इंटरनेट को हराम नहीं करें तो फिर डिजिटल करेंसी भी हराम कैसे होगी? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो है वो एक अकल अकल से भी बाहर की बात है कि अगर आप पूरे इंटरनेट को जब कह रहे हैं कि इंटरनेट हलाल है तो फिर डिजिटल करेंसी जो है वो किस तरीके से हराम हो सकती है? इसी वजह तो ना इंटरनेट का है ना इसी वजह तो है ही नहीं। दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है और हम जो है वो दिन ब दिन और भी ज्यादा इन फजूल चीजों में जा रहे हैं। जो सीधी सीधी आसान जिबान में आसान जो तरीके से हम अगर अपने माइंड को सोचें और देखें तो ये तो सीधे सीधी बात हो गई ना कि इसी वजह तो इंटरनेट का भी नहीं है, इसी वजह यूट्यूब का नहीं है, इसी वजह जो आप पैसे डलवाते हैं उसका नहीं है, इसी वजह जो इजी पैसा वगैरह में पैसे पड़े उनका भी तो इसी वजह नहीं है। ठीक है, तो वो जो पागल लोग होते हैं वो आपको इसी तरीके से जो है वो कहेंगे तो नहीं इनका इसी वजह नहीं है, इस वजह से हराम है। अरे भाई इसी वजह नहीं है तो आप जो मोबाइल आप अपने हाथ में उठा रहे हो, मोबाइल में जो भी आप एप्स वगैरह डाउनलोड करे उनका इसी वजह कहाँ है? आप जो भी मोबाइल में एप्स यूज करते हो, गूगल चाहे आप यूज करो, चाहे कोई भी ऐप अपने मोबाइल में आप यूज करो, उस ऐप का ऐसी वजूद है? नहीं है उसका ऐसी वजूद। गेम्स खेलते हो पबजी वगैरह, उनका ऐसी वजूद कहाँ है? उनका ऐसी वजूद नहीं है, वो भी सारी हराम हो गई, सारी की सारी हराम हो गई अगर आप इसी वजूद की बात करते हो। उसके बाद दूसरी बात जो क्रिप्टो के रिलेटेड करी जाती है कि क्रिप्टो जो है वो हराम है, वो ये कि क्रिप्टो के पीछे कोई भी बंदा, वो जो कोई भी एसेट दूसरा नहीं है, मींस क्रिप्टो एक खुद ब खुद जो है उसने वैल्यू क्रिएट करी है तो उसका उसके पीछे मतलब कोई भी नहीं है। ठीक है, जैसे करेंसी के पीछे गवर्नमेंट है, इस तरीके से क्रिप्टो के पीछे कोई भी नहीं है। क्रिप्टो मींस ऐसा जो है वो ये जाल एक तरीके का फैल चुका है जिसमें इसके बना मतलब पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है, इससे कोई भी पीछे से बैक नहीं करता क्रिप्टो को। क्रिप्टो मींस इंडिपेंडेंट है, फ्रीली फ्रीडम है इसके पास, इस वजह से इसके पीछे कोई भी नहीं है, तो इस वजह से जो है वो ये हराम है। तो इससे तो यार गोल्ड के पीछे कौन बैठा है? आप बताओ, गोल्ड के पीछे कौन है? गोल्ड के पीछे भी तो कोई भी नहीं है ना, कोई बंदा ही नहीं है गोल्ड के पीछे। क्या गोल्ड की जो है वो प्राइसेस को मैनिपुलेट करा जाता है क्या? नहीं, गोल्ड की जो वैल्यू है वो एक अपनी वैल्यू बनी हुई है। ठीक है, गोल्ड की अपनी एक वैल्यू बनी हुई है, गोल्ड के पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है, गोल्ड के पीछे जब कोई भी नहीं है तो फिर गोल्ड हलाल, फिर गोल्ड हलाल ही है ना। गोल्ड किसने कहा कि गोल्ड हराम है? गोल्ड हलाल ही है। गोल्ड जो सोना है, चांदी है, या फिर जो है वो कापर, सल्फर, लिथियम, इनके पीछे भी कोई भी नहीं है, इनके पीछे कोई भी नहीं, तो ये भी तो हलाल है ना। तो अगर क्रिप्टो के पीछे कोई नहीं, जिस वजह से के लिए हम क्रिप्टो को हराम कहें, तो फिर तो गोल्ड भी हराम है, सिल्वर भी हराम है, कापर भी हराम है, निकल भी हराम है, जो भी सारे मेटल्स हमको मिलते हैं सारे के सारे हराम है क्योंकि उनके पीछे भी कोई नहीं। तो ये बात के ना, और उसके अलावा हमारे करेंसी के पीछे कौन है? हमारे करेंसी के पीछे गवर्नमेंट तो है मगर करेंसी के पीछे कोई एसिड नहीं है ना, कोई भी एसिड नहीं है। हाँ पहले हुआ करता था, 30 साल 40 साल पीछे आप जाएं तो गोल्ड के एसिड से या गोल्ड के रिजर्व हमारी करेंसी के पीछे होते थे। मीन्स गोल्ड की एक बैक होती थी। ठीक है, जितने आपके पास गोल्ड के रिजर्व होते थे उतनी ही आप अपनी करेंसी जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, मगर अब तो ये नहीं है ना। आप तो जितनी करेंसी आपके हाथ में गवर्नमेंट के, जितनी प्रिंट करे जितनी ना करे, गो मीन्स करेंसी के पीछे भी कोई एसिड नहीं, तो अगर क्रिप्टो के पीछे भी कोई एसिड नहीं, तो अगर आप क्रिप्टो को कह रहे हैं कि इस वजह से क्रिप्टो हराम है, तो फिर तो जो है वो अपनी करेंसी भी हराम है, या फिर जो है वो अपनी जो गोल्ड है वो भी हराम है, कॉपर वगैरह सारे जो भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे फिर तो हराम हो गए। ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चंस कोई भी करता है तो आप उनको ये जो है वो इस एक से रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे उलमा कराम, जो पाकिस्तान के उलमा कराम है, वो अभी तक सोचा में पड़े हुए हैं। उन्होंने अभी तक नहीं ऐसा, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हराम है, मगर उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हलाल है। ठीक है, मगर टर्की टर्की, ईरान, सऊदी अरबिया, या फिर उसके बाद हमारे जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो भी जितनी भी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन सारी इस्लामिक कंट्रीज ने कह दिया है कि क्रिप्टो करेंसी हलाल है। ठीक है, मगर पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हमारे उलमा कलाम, पहले तो हमारे जो उलमा कराम हैं उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। ठीक है, टेक्नो ये जो है वो बड़ी दुख की बात है, जो हमारे जो भी उलमा कराम है उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। कुछ चंद ही जो है वो ऐसे हैं बंदे जिनको टेक्नोलॉजी, जैसे साहिल अदीम है, उनको टेक्नोलॉजी की जो है वो नॉलेज है, या फिर जो है अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वगैरह हैं तो उनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, मगर दूसरे जो बंदे हैं उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है ही नहीं। तो उनको जो बात बताई जाती है उसके मुताबिक वो फतवा देते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक अब जैसे कि उस दिन में एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है वो मौलाना तारिक मसूद, उन्होंने जो है वो किसी से पूछ रहे थे, उन्होंने मतलब वो बता रहे थे कि मैंने किसी बंदे से पूछा कि जो है वो क्रिप्टो की जो लीवरेज सिस्टम वगैरह है वो किस तरीके से काम करता है, तो उस बंदे ने मौलाना को कहा कि इसमें जो है वो इंटरेस्ट वगैरह होता है, या फिर जो है वो सूद या फिर ब्याज वगैरह जो है वो होता है, मगर उसके पीछे होता नहीं ब्याज। ठीक है, उसके पीछे लीवरेज के पीछे कोई भी सूद वगैरह नहीं होता, जितने पैसे वो देते हैं उतने ही पैसे हमको, उनको मीन उधार देते हैं। ठीक है, उधार में हमको पैसे देते हैं, उधार में पैसे देते हैं। तो
उस बंदे ने उन मौलाना को बताया कि इसमें जो है वो इंटरेस्ट वगैरह है। उस मौलाना ने कहा कि अगर इसमें इंटरेस्ट है तो फिर तो ये आराम है। ठीक है, मीन्स जो बताने वाला है, जो उलमा को जो नॉलेज मिलती है उसके मुताबिक वो फतवा देते हैं। अब अगर जो उलमा है उनको नॉलेज ही गलत मिल रही है तो उसके आप फिर बताए ना, तो फिर वो उलमा का कौन सा कसूर? उलमा का भी कोई कसूर नहीं, जो नॉलेज दे रहे हैं वो ही गलत नॉलेज दे रहे हैं। अभी तो जो क्रिप्टो है उसका कॉन्सेप्ट आई होप को आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये बातें सारी जो है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी छोटी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी है, मगर मैंने जितना सिंपल हो सका उतना सिंपल करके आपको समझाया है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लो।